नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी नसीहत पर छिड़ी सियासत को लेकर। जी हां, छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में नाराज नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काम में जुट जाएं, नहीं तो पार्टी चुनाव के बाद इस पर फैसला लेगी। हालांकि शाह की नसीहत पर सियासत तेज हो गई है। जीतू पटवारी इसे बीजेपी की तानाशाही बता रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को पार्टी छोड़ने से क्यों नहीं रोक पा रही। आखिर कांग्रेस बीजेपी के अनुशासन को तानाशाही का नाम देकर क्या साबित करना चाहती है। सवाल तो ये भी है कि क्या शाह ने छिंदवाड़ा से बीजेपी के नाराज नेताओं को कड़ा संदेश दे दिया है। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नसीहत पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने छिंदवाड़ा में रोड शो किया, लेकिन शाह छिंदवाड़ा से उन नेताओं को भी नसीहत दे गए जो इन दिनों नाराज चल रहे थे। या यूं कहे, शाह ने हिदायत दी है कि नाराजगी को छोड़कर चुनाव के काम में लगना होगा। दरअसल बंद कमरे में हुई बैठक में शाह ने साफ कह दिया कि चुनाव पार्टी के लिए अहम है, इसमें कोई कमी रहती है तो पार्टी बाद में उसका विश्लेषण कर अपना निर्णय लेगी। हालांकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने शाह की नसीहत को धमकी बताया और डराने का आरोप लगाया। ये डिक्टेटर लोग हैं। अभी देखो कि जब चुनाव हुए थे तो शिवराज सिंह के चेहरे पे हुए थे, लाडली बहना की स्कीम पे हुए, मोदी गारंटियां भी उसमें संलग्न थी, किसानों को भी उन्होंने अटैक किया था। जब रिजल्ट आया उसके बाद शिवराज जी को नहीं रखा, उन्होंने कहा कि कोई चौथी लाइन में बैठा उसको चिट्ठी का मुख्यमंत्री बना दिया। डिक्टेटरशिप, ये मैसेज है, ये भाषा वो बोलती है। अमित शाह की भाषा ये बताती है कि हम तानाशाह हैं, अगर गड़बड़ की तो फिर याद रखना। भले ही जीतू पटवारी बीजेपी के अनुशासन पर सवाल उठाए, लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो नाराज कार्यकर्ताओं को काम पर लगने की नसीहत दे रही है, तो वही कांग्रेस के नाराज नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। 6 सीटों पर प्रचार प्रसार के आखिरी दिन भी कांग्रेस नेता देवाशीष जरारिया ने इस्तीफा दे दिया, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है और जीतू के बयान पर भी निशाना साध रही है। कांग्रेस जो है पूरी कंफ्यूज है। दिग्विजय ज्योति पटवारी जी, आप सोचिए तो आप तो कांग्रेस के सबसे असफल प्रदेश अध्यक्ष सिद्ध हो रहे हैं। अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के हलके को बचा नहीं पा रहे हैं। उस कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के हलके में से कई कांग्रेसी, लाखों कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। आप एक असफल पटवारी सिद्ध हुए हैं, आपको तो तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए। बीजेपी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। अनुशासन ही वो डोर है जो बीजेपी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाए हुए है। वही कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी दिखाई देती है, लिहाजा उसमें बगावती सुर भी सुनाई देते हैं और भगदड़ भी दिखाई देती है। खैर, शाह तो नाराज नेताओं को चुनाव में जुटने को कह गए हैं। अब इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये नतीजे तय कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है नायडू जी आपका अनादि टीवी में। और जिसे डिक्टेटरशिप कह रहे हैं जीतू पटवारी, तो किसी भी पार्टी में एक अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है। और जब लगे कि कार्यकर्ता या नेता भीतरघात कर सकते हैं या पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर सकते हैं, पार्टी के खिलाफ काम कर सकते हैं, तो ऐसी चेतावनी तो बहुत जायज़ बनती है। नहीं, देखिए, एक बात तो है कि जिस तरह से वो बात कही गई है, चेतावनी ही लगती है और जायज़ भी लगती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह का आवागमन दोनों पार्टियों के बीच में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस से ही बीजेपी में जा रहे हैं लोग, बीजेपी से भी कुछ कांग्रेस में आ रहे हैं। हालांकि वो तादाद कम हो सकती है और कितने महत्वपूर्ण लोग हैं ये भी अपनी जगह अलग है। लेकिन ये है कि इस तरह के मतलब इस तरह के माहौल में, खासतौर से चुनाव से थोड़ा पहले, ये सब जारी रहता है और इसको कितनी अहमियत देनी चाहिए ये मुझे नहीं मालूम। एक बात जरूर है कि कांग्रेस में अभी ज़्यादा खलबली मची हुई है और बहुत ही स्वाभाविक है, ये ऐसे माहौल में ये होना ही था।
एक बात जरूर मुझे लगती है कि 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको खास तौर से इस लोकसभा चुनाव में विशेष रूप से एक्टिव रूप से देखा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान हैं, कमलनाथ हैं और दिग्विजय सिंह। कमलनाथ का जहाँ दिग्विजय तक सिंह तो सवाल खुद ही है, चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो उनकी तो मजबूरी है एक्टिव होना। वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक है उनका स्टेक बहुत जबरदस्त है, खास छिंदवाड़ा में जो इकलौती सीट थी जो पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस को मिली थी और इस बार खतरे में है, जिसमें भी कोई शक नहीं। जी, तो ये चीजें हैं और मुझे लगता है कि ऐसी कोई अनहोनी नहीं हो रही है जो अभी सुना जा रहा है या बोला जा रहा है उसको लेकर। तो प्रभु जी, आप तो छिंदवाड़ा घूम कर आए हैं और जिन परिस्थितियों में अमित शाह ने कहा कोर कमेटी की बैठक में, और जो खबरें भी निकल के आ रही, चाहे वो चौधरी चंद्रभान की बात कर लें, हम पंडित रमेश दुबे की बात कर लें, या तमाम सारे नेताओं की, एक तरफ पार्टी दूसरे दल से नेताओं को तोड़ तोड़ के साथ में ला रही है, और एक तरफ से कि अपने अनबने ढंग से काम करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस सीट को बीजेपी ने या केंद्रीय नेतृत्व में साख का या नाक का सवाल बना रखा है, तो उसमें ऐसी चेतावनी तो, और बाकी जगह के लिए भी एक मैसेज छुपा उसमें, क्योंकि अकेले छिंदवाड़ा के लिए अगर बोला जरूर है, लेकिन बाकी जहाँ कहीं भी नेता इस प्रकार के कर रहे होंगे या प्रयास कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी इसमें एक संदेश छुपा होगा। बिल्कुल मनोज जी, ये सभी के लिए संदेश है, कार्यकर्ताओं के लिए। और विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो बैठकें होती थी उसमें भी अमित शाह ऐसे ही संदेश देते थे। ग्वालियर की बैठक में तो उन्होंने लिटरली लोगों को डांटा भी था कि जो है बीजेपी से जो लोग नाराज होकर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चलेगा, उनकी उनने कोई बात नहीं की। लेकिन जो निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े हैं बड़े नेता, उनको लेकर उन्होंने जरूर वहाँ पर जो है अपने नेताओं को फटकार लगाई थी कि आप उनको मना क्यों नहीं पाए, उनको बैठा क्यों नहीं पाए, क्यों ये स्थितियां पैदा हुई। तो निश्चित तौर पर वो चुनावी रणनीतिकार हैं, बीजेपी की एक एक चीज़ को समझते हैं। और यदि वो आ रहे हैं अमित शाह किसी बैठक लेने के लिए, तो उसके पहले उस क्षेत्र की या उस राज्य की एक एक चीज़ का डाटा शीट उनके पास होता है, सारे कारण उनके पास होते हैं, नाम तक उनके पास होते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। तो इतनी तैयारी से वो आते हैं, पूरा प्लान बना कर आते हैं, एक एक चीज़ को देख कर आते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी बात का असर भी होता है। कोई किसी को कहें कि आपने तो पिछले चुनाव में आपके वजह से आपके क्षेत्र में वोट कम मिले थे, अब आपको ऐसी गलती नहीं दोहरानी है, तो निश्चित तौर पर उस पर व्यक्ति पर असर पड़ेगा। वो अमित शाह की एक खूबी है, वो इस तरीके से काम करते हैं। जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात है, तो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ही ये मानकर चलती है कि छिंदवाड़ा का किला जो है वो पिछले 44 साल में केवल एक बार, वो भी उपचुनाव में 1 साल के लिए बीजेपी जीती थी। वो तो न जीत पाने का कोई कारण है तो बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, बीजेपी के अपने नेता है। नहीं तो आप ये बताइए क्या कारण हो सकता है कि छिंदवाड़ा में 2003 में बीजेपी पूरी की पूरी सीटें जीत जाती है विधानसभा की, लेकिन 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में वो नहीं जीत पाती। ऐसा कई बार हुआ कि ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती विधानसभा, लेकिन तो निश्चित तौर पर यह है कि आप विधायक तो बन जाते हो, लेकिन लोकसभा के लिए पार्टी के लिए आप काम नहीं करते हो। वोटर वही है जो आपको वोट दे रहा है, वो फिर लोकसभा चुनाव में आपको वोट क्यों नहीं देता है। जबकि आप मानिए कि एक सांसद का जुड़ाव, लोकसभा के सांसद की तुलना में एक विधायक का जुड़ाव मतदाताओं से ज़्यादा होता है। बिल्कुल, वो ज़्यादा संपर्क में होता है, लोग उसके पास ज़्यादा काम लेकर आते हैं। सांसद के पास तो उतना कोई ऐसा सीधे डे टू डे का कोई काम नहीं होता लोगों की ज़रूरत का। तो निश्चित तौर पर उसके बावजूद यदि वो नहीं जिता पा रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भीतरघात, अंतर्घात और घात प्रतिघात, खास तौर से थोड़ा रोक रहा हूँ कि 2 चुनाव की हम बात करें विधानसभा की, कि बीजेपी को लोकसभा में ज्यादा वोट मिल रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में उल्टा हो रहा है। देखिए मनोज, ये अच्छी बात भी तो हो सकती है प्रभु जी की, जनता कितनी जागरूक है वहाँ पर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ब्रजेश जी, एक मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे छिंदवाड़ा के, मेरे से हुई चर्चा बता देता हूँ, अब वो है नहीं। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे हमको पार्टी टिकट देती है, तो ऐसी कमलनाथ जी के यहाँ से हमको जो है चुनाव लड़ने के लिए कुछ संसाधन तुरंत आ जाते हैं बिना मांगे। विधानसभा चुनाव में वो हमारी मदद करते हैं और लोकसभा चुनाव में हम पार्टी को परे रखकर उनकी मदद करते हैं। छिंदवाड़ा की परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये परंपरा टूटी भी है ना। हमने देखा कमलनाथ जी सीएम बन गए हैं, यदि वो उसके प्रमुख पद के दावेदार होते हैं तो छिंदवाड़ा की तमाम नहीं, अच्छे नेता बीजेपी के, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए 2018 में, तो बीजेपी के जो अच्छे नेता है छिंदवाड़ा के, वो तक चुनाव नहीं जीत पाए। 7 की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। दोबारा देखिए आप 2000 अभी जो है 23 के चुनाव जब सामने आए, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे और फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे कांग्रेस में, तो फिर 7 की 7 सीटें कांग्रेस जीत गई, बीजेपी नहीं जीत पाई। वही 7 जो जीते थे उनमें से एक
अब टूटकर बीजेपी में आ गया तो विधायक। ऐसा हुआ ना कि कमलनाथ जी चाहते हैं कि बीजेपी तब जीतती है वहां पर, और वो चाहते हैं तब हार जाती है। बिल्कुल, ये परंपरा रही, इसीलिए अमित शाह को वहां पर इस कदम उठाना पड़ा। और अमित शाह वो व्यक्ति हैं जो इसके पहले के 2 चुनाव में छिंदवाड़ा में, लोकसभा चुनाव में नहीं आए, विधानसभा चुनाव में आए थे। इस बार उन्होंने बाकायदा छिंदवाड़ा में रोड शो किया, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं की, और रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम किया है उनके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वो रात्रि विश्राम करते हैं चुनावी दौर में, तो लगभग पूरी रात बैठकों का सिलसिला चलता है। और बड़े नेता जो चुनाव के प्रभारी हैं, कमान संभाल रहे हैं, उनसे लेकर नीचे तक के लोगों से बात करते हैं। जब जरूरत हो फोन पर बात करते हैं, रूबरू बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर पूरी जमावट को चाक चौबंद करके जो कमियां हैं उसको दूर करने का काम करते हैं। वो टास्क लेकर आते हैं, टास्क मैनेजर हैं, तो अपना टास्क भी वो पूरा कराना चाहते हैं। और यदि काम नहीं हो रहा है, अमित शाह की इस नसीहत के बाद यदि छिंदवाड़ा बीजेपी हार जाती है, तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा के कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर सवाल यहाँ पर अपने आप उठ जाएंगे। जबलपुर में भी देखा था कि वो रात्रि विश्राम किया था और जबलपुर का जो माहौल अगले दिन पूरा पलटी खा गया था। निश्चित तौर पर तो बिल्कुल ब्रजेश जी पलटी खा गए, लेकिन जो कांग्रेस की चिंता है वो डिक्टेटरशिप उसको कह रहे हैं, जबकि ऐसा अनुशासन की जरूरत कांग्रेस में समय समय पर उसके नेता उठाते रहे। दीपक बावरिया जब प्रभारी थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि संघ के अनुशासन को देख के कांग्रेस को सीख लेना चाहिए थी। तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो अपनी पार्टी में अनुशासन बनाने की बजाय कह रहे हैं तो डिक्टेटरशिप है। देखिए मनोज जी, भय बिन प्रीत नहीं होती है। आप देखिए जितने भी अनुशासन वाले संगठन हैं, चाहे एनसीसी में चले जाइए, आप आर्मी में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, यहाँ डर से ही अनुशासन आता है। और इसको आप डर कहें, डिक्टेटरशिप कहें, हिटलरशाही कहें, जो भी कहें, लेकिन ये संगठन के लिए बेहतर है। हमने देखा जब कांग्रेस में ये डर हुआ करता था एक दौर में, इंदिरा गांधी के दौर में, तो कांग्रेस में भी अनुशासन रहता था। और यदि ये डर खत्म हो गया तो आप देखिए हर कोई राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल देता है, खड़गे के बारे में। अब उसको वो क्या कहने लगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आंतरिक लोकतांत्रिक है हमारे यहाँ। ये आंतरिक लोकतांत्रिक नहीं है व्यवस्था मनोज जी, ये संगठन में अनुशासनहीनता है। अनुशासन रहेगा, संगठन मजबूत रहेगा। आपको जो भी बात कहनी है, आप किसी विचार से सहमत नहीं है, पार्टी फोरम पे कहिए, बाकायदा आपकी सुनवाई होगी, समितियां हैं। लेकिन अब आप पब्लिक प्लेस में कहते हैं, जिससे पार्टी को दूरगामी नुकसान होते हैं, जिसका भुगतान हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस करती जा रही है उनके नेताओं के बयानों की वजह से। तो ये अनुशासन लाना कांग्रेस में ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कांग्रेस में अनुशासन तब आएगा जब उनका शीर्ष नेतृत्व ताकतवर होगा और वो उतनी क्षमता रखता होगा कि किसी को निकाल देने से पार्टी को नुकसान ना हो। अब देखिए क्षेत्रीय छत्रप इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो शीर्ष नेतृत्व को आंख दिखाते हैं, मन मर्जी करते हैं। सबसे बड़ा अनुशासनहीनता का उदाहरण तो हमने देखा है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का चुनाव होता है तो हमने किस तरह से मुख्यमंत्री राजस्थान के गहलोत आंख दिखा देते शीर्ष आला कमान का। ये बात वो पार्टी फोरम पे भी कह सकते थे, अंदर बैठ के ही बात हो जाती थी, लेकिन मीडिया के सामने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हुई तो आप उसका देखिए किस तरह का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इसको दुरुस्त करने के लिए आप इसको तानाशाही कहें या कुछ कहें, इससे संगठन उनका मजबूत हो रहा है ना। ये पहली बार नहीं है, अमित शाह की ये कार्यप्रणाली है, वो इस तरह से काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भी वो खुलेआम बोल कर जाते हैं कि भाई जो है, आप यदि थर्ड फ्रंट का आदमी आपको लगता है कि उससे हम जीत सकते हैं तो आप उसकी मदद कीजिए विधानसभा चुनाव में। कार्यकर्ता आप लेकर आइए, नेताओं को हम पर छोड़ दीजिए, जो आ रहा है उसको लेकर आइए। तो देखिए पार्टी लेकर आ रही है, तो आपका एक स्टैंड क्लियर है ना। लेकिन कांग्रेस क्या है, कांग्रेस क्या बोलती है, जिसको जाना है चले जाए। जो आपके लोग हैं उनको रोकने की, उनको मनाने की, आप किसी परिवार के, किसी घर के मुखिया है मनोज जी, एक परिवार का सदस्य रूट के घर छोड़कर चला जाएगा तो आप उसको मनाओगे कि ये कहोगे जाना है जिसको चला जाए घर छोड़कर। तो आपका दायित्व है कि आप उसको रोकें, उसकी नाराजगी क्या है उसको समझें और उसको समाधान करने की कोशिश करें। लेकिन जब आप संवादहीनता हो जाएगी आप में, आप कहेंगे तो उसका खामियाजा है कि जिस भिंड में कांग्रेस लगता है कि थोड़ी सी मजबूत है, उसी में देवाशीष जरारिया जो पिछला चुनाव लड़ते हैं वो पार्टी छोड़ जाते हैं, शाम को बसपा से टिकट ले आते हैं। यार आप तो बड़ा उदाहरण बता रहा हूं मैं, सिंधिया जिसकी वजह से आप सत्ता खो चुके हैं, इसके बावजूद यदि आप में समझ नहीं है वो कि आप अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, आप कहिए कि जो जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, अन्य कारण हो सकते हैं, उनसे किसी ने बात करने की कोशिश की। सिर्फ एक कमलनाथ के बारे में जब चर्चा हुई कि लगातार जब खबरें चली मीडिया में कि वो जाने वाले हैं, तब एक खबर आई थी बड़े दिनों बाद कांग्रेस से कि आला कमान ने, राहुल गांधी ने, सबने कमलनाथ से बात की। क्या ये छोटे कार्यकर्ताओं की, छोटे नेताओं की अब कोई बखत नहीं है? या आप ये चाहते हो कि जीतू पटवारी कहते थे हम तो बिल्डिंग समतल कर रहे हैं ताकि नया भवन खड़ा कर सकें, तो नया भवन खड़ा करने में पसीने आ जाते हैं। यदि एक मध्यम वर्गीय परिवार से पूछो, आप एक नौकरी वाले से पूछो, तो भवन बनाने में उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती है, मतलब पूरी उम्र खत्म हो जाती है, बुढ़ापे में भवन बना सकता है। तो कांग्रेस वो गलतियां कर रही है, जो भवन निर्माण है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करना चाहिए कि ना कि समतल करके नए निर्माण करने की कोशिश करना चाहिए। उसके लिए आपको फिर बीजेपी जैसा इंतजार करना पड़ेगा
पड़ेगा। 2 से 400 पे की जब वो बात कर रहे हैं, 300 तक पहुंच गए हैं, तो उस तरह से आप चलना चाहते हो तो फिर सबको छोड़ दीजिए, नए सिरे से संगठन गढ़िए। बिल्कुल। तो नायडू जी, एक और चीज़ है कि चुनाव की बेला पहले फेज का चुनाव होना, मध्य प्रदेश की भी 6 सीटें हैं, लेकिन जीतू पटवारी को चिंता अमित शाह की हो रही है। चिंता इस बात की हो रही है कि मोहन यादव को चौथी पंक्ति से उठा के मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया। ये नहीं कह रहे कि हमने लाडली बहनों के लिए जो स्कीम बनाई थी उसमें कहाँ पीछे रह गए, लाडली बहना का जिक्र है, लेकिन खुद इसी पार्टी ने इसी मध्य प्रदेश में 28 में से केवल 1 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा, बीजेपी ने 6। देखिए, एक चीज तो है कि कांग्रेस जिस तरह के संक्रमण काल में से गुजर रही है, खासतौर से जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद से, वो बात नजर नहीं आ रही जो पहले नजर आती थी। कांग्रेस की खास बात ये थी कि एक लीडर होता था तो कम से कम कुछ लोगों के साथ में चले, उसको कंट्रोल रखता करता था। आजकल वैसा नजर नहीं आ रहा। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे आपने कहा कि भाई सिलेक्शन को लेके भी समस्याएं तो हैं, कांग्रेस को में भी समस्याएं हैं, बीजेपी में जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस में कहीं ज्यादा है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस अभी जिस परिस्थिति में काम कर रही है वो विपरीत है काफी, एक लिहाज से देखा जाए तो जी। और मतलब जैसे अभी आपने कहा कि भाई लीडर का काम ये होता है कि वो अपने नेताओं को समझाने की कोशिश करे, अगर उनकी समस्याएं कुछ हैं तो उनको हल करने की कोशिश करे। तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा कांग्रेस में। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी वो इसी स्थिति से गुजर रही है जिसमें उसके पास में क्या किया जाना चाहिए इसको भी लेके कोई खास पॉलिसी नजर नहीं आती। और इसमें कोई शक नहीं कि अभी कांग्रेस की परिस्थिति बहुत खराब है। तो प्रभु जी, इसको ऐसे भी देखा जाए कि जो काम प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को करना था कि नाराजों को मनाना है, रूठों को मनाना है, भीतरघातियों को रोकना है, वो काम ये नेतृत्व नहीं कर पा रहा, इसलिए अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ा। और इसीलिए किसी कड़ी चेतावनी की, और एक बंद कमरा बैठके जो होती बीजेपी की, आपको भी हमको सबको अच्छे से पता है कि बहुत आसानी से चीज़ें बाहर निकल के नहीं आती, लेकिन अगर ये चीज़ निकल कर आई है वो भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ, तो इसका मतलब है कि मैसेज क्लियर है और चाहते क्या है, और जो उनको चाहना था वो कर चुके हैं वो। देखिए मनोज जी, प्रदेश के नेता यदि ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी में लोगों का आना वहाँ पर छिंदवाड़ा में या दूसरी जगहों पर हम देखें लाइन लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं उसको लेकर। बीजेपी को मजबूत, जहाँ भी कमज़ोर है वहाँ पर उस मजबूत करने की पूरी कोशिशें वहाँ पर की जा रही हैं। यदि उनको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कांग्रेस में ज़्यादा मजबूत है तो उसको अपने यहाँ लाकर खड़ा कर रहे हैं कि वहाँ कमज़ोर हो जाए, हम मजबूत हो जाएं। निश्चित तौर पर प्रदेश का नेतृत्व भी अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन जब असंतुष्टों की बात आती है तो एक कद के लोग, यदि कोई मंत्री कद के लोग हैं, वो यदि असंतुष्ट होते हैं, और जबकि पीढ़ी पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन हो गया है, तो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि जो नया नेतृत्व है वो सब उससे तो वो सीनियर हैं तो उसकी बात क्यों माने, क्योंकि पद के साथ व्यवस्था और सम्मान की स्थिति बदल जाती है मनोज जी। जो व्यक्ति कल बहुत जूनियर था वो आज यदि बड़े पद पर पहुंच गया तो उसका वो वहाँ से निर्देश देने की स्थिति में होता है, और आप जब निर्देश लेने की स्थिति में हो जाते हैं तो यहाँ पर सम्मान की बात आती है। तो वो वहाँ पर वो बात मानने पर हालांकि सामने चुप रहे लेकिन बाद में ना माने, ऐसी स्थिति पैदा होती है। इन सब से निपटने के लिए कि केंद्र से किसी न किसी नेता को भेजा जाता है, कभी पर्यवेक्षक कहा जाता है, कभी कोई और पद की संज्ञा दी जाती है। और इस बार कमान चूँकि अमित शाह ने ली है तो निश्चित तौर पर खुद यहाँ पर आए हैं, और अमित शाह वो कद का नेता बीजेपी में है जिनकी बात कोई टाल नहीं पाता है। ये निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए उनका है, और यदि संदेश वो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं तो इस संदेश का असर छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र से लेके पूरे देश तक जाएगा, राजस्थान तक जाएगा। तो यदि वो कोई बैठक ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यदि हमने रात भर लेकर बैठक की है, यहाँ पर असंतुष्टों से अलग बैठक की है, पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनके साथ अलग बैठे हैं, प्रमुख लोगों से अलग बात की है, तो आप मान के चलिए कि ये खबर केवल यहीं तक सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों तक ये खबर जाएगी कि अमित शाह यदि आएंगे तो ऐसा कर सकते हैं। हमसे भी सवाल होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जो कमियां उसको दूर करने के काम शुरू हो जाएगा। तो ये बीजेपी के एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है जिसके दम पर वो इतना आगे बढ़ रही है, लगातार जीतती जा रही है। कांग्रेस में ये कमजोरी है, जैसा ब्रजेश जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर ये कमजोरी कांग्रेस में दिखाई दे रही है। दूसरा, कांग्रेस की इस कमजोरी की एक मुख्य वजह जो है, नायडू जी जो कह रहे थे कि जीतू पटवारी के आने से, तो पहले कांग्रेस में जब कोई पीढ़ी परिवर्तन हुआ करता था तो जो वरिष्ठ नेता जो हैं जिनको हटाया जाता था उनको दिल्ली शिफ्ट कर लेते थे, क्योंकि सरकार
सरकार उनकी होती थी, संगठन उनका होता था। अब वो सरकार उनकी है नहीं, संगठन में जो लोग बैठे हुए हैं पुराने वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, या उनकी जगह पर जो संगठन चलाने के जो ये मात्रा जगह ही रखने नहीं कह हैं सकते हम। वो वहाँ पर किसी और को लाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका भरोसा उन्हीं लोगों पर है। तो ये दिक्कत कांग्रेस में खड़ी हो गई है, लोगों के लिए जगह नहीं, तो यहीं वो जो है मूंग दल रहे हैं, मट्ठा डाल रहे हैं वाली स्थिति यहाँ वो जहाँ है वहीं कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि पीढ़ी परिवर्तन के साथ लोगों को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी में ये जरूर है कि आप देखिए कि एक 18.5 साल के मुख्यमंत्री को आपने हटाया तो आपने तत्काल उसको लोकसभा का टिकट दे दिया, उसको दूसरे काम पर लगा दिया। यदि वो मध्य प्रदेश में रहेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि वो खुद ना करें, लेकिन वो एक ऐसी छवि कहीं ना कहीं ऐसा बनता है, डर रहता है कि यार वो अब हैं तो उनके आगे मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि कल तक तो आप उनकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। आप यदि प्रदेश तो ये स्थितियाँ निर्मित होती है। जी नायडू जी, ऐसा है, देखिए एक चीज मुझे महसूस होती है, जीतू पटवारी जो हैं वो किसी हद तक इस बात का एहसास रखते हैं कि उनकी स्वीकार्यता पार्टी में लीडर के तौर पे अभी भी पूरी तरह से जम नहीं पाई है, और इसलिए वो उस असुरक्षितता के चलते वो ये तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें आखिर किस तरह से पार्टी को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। इस तरह की बातें कहना, वही दूसरी पार्टी जो है वो तानाशाही कर रही है, ये अपनी कमजोरी दिखाने की बात है। खुद लीडरशिप की स्ट्रेंथ के चलते ये नहीं करता आदमी, वो अपनी बात कहे कि कम से कम ये बात कोशिश करता कि भाई उसकी स्वीकार्यता बनी रहे। ये महसूस करना कि भाई वो खुद बड़ा कमजोर है और इसलिए दूसरों को उसका दोष देना, ये कोई बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो शायद इसी स्वीकार्यता के चलते शायद ब्रजेश जी ये तरीका का बयान देने को मजबूर हैं जीतू पटवारी, क्योंकि जो रिएक्शन कमलनाथ की ओर से आना था, उनसे बड़े कद के नेता छिंदवाड़ा में ये बात कही है, नकुलनाथ की ओर से आता अगर वो प्रत्याशी हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। निश्चित तौर पर चूंकि जीतू पटवारी से प्रतिक्रिया चाही गई होगी इसलिए उन्होंने दी, और वैसे भी जीतू पटवारी के बोलने और बयान हमेशा विवादों में रहे। मनोज जी वो सुर्खियों में कब आए हैं ये देखिए, जैसे ही उनकी यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष बनते हैं इसके बाद से सुर्खियां क्यों बटोरते हैं, जगह क्यों बनाते हैं, वो पार्टी लाइन से हमेशा हटकर चले हैं। चाहे उनका बयान देख लीजिए, पार्टी जाए तेल लेने मुझे देखिए, आप विधानसभा में उनकी गतिविधियां देख लीजिए कि वो पार्टी फोरम से हटकर बात करते हैं। उसको कई बार हमने देखा है कमलनाथ उनसे किनारा कर गए, उनको विधानसभा से आप देखिए निलंबित करना पड़ा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है सुर्खियां बटोरने वाले नेता अलग होते हैं, गंभीरता से काम करने वाले नेता अलग होते हैं। जिनकी गंभीरता रहती है वो शांति से काम करते रहते हैं, और फिर जब आपको एक पता चलता है कि उनकी स्वीकार्यता हो गई तब आपको लगता है कि हाँ ये गंभीर नेता है, बड़ा नेता है। कुछ नेता होते हैं बड़बोले टाइप के और बयानवीर होते हैं कि बयानों से सुर्खियां बटोर लेते हैं, ऐसा आपको बीजेपी में भी मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस तो में भी मिल जाएगा। प्रवक्ताओं की एक लंबी चौड़ फौज होती है, वो सभी काम उन पे छोड़ दिया जाए बजाय खुद करने के। लेकिन अपना अपना नेचर होता है, कुछ लोगों को सुर्खियों में बने रहना, चर्चा में बने रहना, इससे ख्याति अर्जित करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो उन्हीं में से मैं जीतू पटवारी को एक मानता हूं कि वो बयानवीर टाइप के नेता हैं। गंभीर हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का भला हो जाएगा। अभी तो उनके बयान ही चर्चा में आते हैं, चाहे वो अपने वालों पर बयान दें चाहे विपक्ष पर बयान दें। तथ्यों के साथ बात करेंगे, तथ्यों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार भी गंभीर होगी और उनको भी उनके नेता गंभीरता से लेने लगेंगे। लेकिन शायद सबसे बड़ा संकट यही है ना, क्योंकि वो अगर गंभीरता दिखाए तो दूसरा नेता ऐसा कोई बयान दे देता, वो सुर्खी में जाता है, तो उनकी मजबूरी हो जाती है। निश्चित तौर पर, लेकिन देखिए आपको अपनी कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, अपनी लाइन तो खींचना पड़ेगी। दूसरे की लाइन मिटाकर आप अपने को बड़ा करना चाहोगे तो निश्चित तौर पर नहीं होगा। निश्चित तौर पर आज की तारीख में कांग्रेस में बयान देने वाले ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिससे आलाकमान भी परेशान है, कांग्रेस संगठन भी परेशान है, उनके नेता भी परेशान है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि काम करने वाला काम छोड़ दें। आप तो अपनी लाइन बनाकर चलिए ना, तो आपका एक महत्व स्थान बन जाएगा और आप आगे जाकर एक बड़े लीडर बन जाएंगे। जो बयानवीर हैं उनकी दुर्गति देखिए आपने, कांग्रेस में भी देख लीजिए आप दिग्विजय सिंह जी क्या हालात हो गए, भाजपा में भी देख लीजिए आप क्या हालात हो गए एक कोने में, और जो गंभीर हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पार्टी को और कार्यकर्ताओं को और जनता को गंभीर नेता पसंद है, इस तरह के हवाबाज नेता पसंद नहीं है कि आपने बयानों की वजह से सुर्खियां, उल्टा नुकसान हो जाता है क्योंकि उनको आप बयानवीर समझ लेते हैं। जनता भी हवा जो हवाबाज है उनको तो पार्टी भी हवा में उड़ाती मौके पड़ती और जनता ही। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद नायडू जी। तो निश्चित तौर पर शाह की नसीहत केवल छिंदवाड़ा के संदर्भ में ना देखी जाए, पूरे मध्य प्रदेश के नज़रिए से देखी जाए या देश के बाकी हिस्सों के हिसाब से भी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का रिएक्शन आया है वो अपनी जगह। लेकिन बीजेपी के जो नाराज नेता हैं उनको तो अमित शाह एक मैसेज जरूर दे गए। अब उसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो 4 जून को पता लगेगा।
अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।